दोस्तों, सियासत में चाणक्य का दर्जा हासिल हो जाने के बाद चंद्रगुप्त के तौर पर वापसी की संभावना आसान नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में भी कमोबेश यही खेल होता हुआ दिख रहा है और आज उस खेल का क्लाइमेक्स तब दिखा जब नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम सामने आई। और जब वो नई राष्ट्रीय टीम सामने आई, उसके बाद से ये चर्चा अब काफी तेज हो गई है कि क्या टीम अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के भीतर निपटा दिया गया है। क्या अमित शाह को चेक एंड बैलेंस करने के लिए नितिन नवीन का इस्तेमाल नागपुर और गुजरात लॉबी दोनों मिलकर कर रही है। और क्या बीजेपी के अंदर जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह का पावर गेम चल रहा है, उस पावर गेम के भीतर अब अमित शाह के लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा माकूल नहीं बची है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम घोषित हुई, उस राष्ट्रीय टीम में कई सारे चौंकाने वाले नाम भी दिखे, तो कई सारे नाम वहां से गायब हुए और वो गायब होना भी लोगों को चौंकाता रहा। लेकिन चौंकाने और चौंकने के दौर में जब सियासत ही पिछले 10-12 सालों से दो व्यक्तियों में केंद्रित कर दी गई हो, बीजेपी की राजनीति और भारत की सत्ता, दोनों के लिए सिर्फ दो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिए गए हो और उन दोनों में से किसी एक का नाम पीछे छूट जाना और नए सिरे से पावर इक्वेशन को प्रभावित करने की कोशिशें सामने आना, आखिर यह दर्शाता क्या है? टीम अमित शाह की छुट्टी की बिसात कैसे बिछाई जा रही है और किस तरह से यह पूरा खेल चल रहा है, जरा आज घोषित टीम में से ये चार नाम आपको दिखाई नहीं देंगे। और इन चारों नामों की अहमियत अमित शाह के लिए कितनी बड़ी रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी रही है, यह बीजेपी के एक सामान्य से कार्यकर्ता से भी पूछा जा सकता है। ये चार नाम है। राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक प्रभारी रहे, संसद में गृह मंत्रालय की अस्थायी समिति के संसदीय अध्यक्ष हैं, वो गृह मंत्रालय जो अमित शाह के पास है। अमित शाह का मैन फ्राइडे बेहद विश्वास पात्र कहा जाता है और योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनके रिश्ते बहुत मधुर नहीं बताए जाते। तो राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम किनारे किए जाने के पीछे का मकसद क्या है? दूसरा नाम अरुण सिंह, लंबे समय से महासचिव, राजनाथ सिंह से रिश्तेदारी भी बताई जाती है, लेकिन आदमी अमित शाह के बताए जाते हैं। उन्हें न तो केंद्रीय कैबिनेट के लायक समझा गया और संगठन में जो जगह थी वहां से भी किनारे कर दिया गया। संजय मयूख, दिल्ली में कम से कम लुटियंस दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक पत्रकारिता करने वाले लोग, जो लोग भी पत्रकार हैं, उन पत्रकारों के लिए अमित शाह का गेटवे ही खुलता था संजय मयूख के नाम से। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें भी नितिन नवीन की टीम में जगह नहीं मिली है। संजय मयूख मीडिया सेल के सह संयोजक हुआ करते थे। अब मीडिया सेल में अनिल बलूनी तो बतौर संयोजक बने हुए हैं, लेकिन संजय मयूख की जगह 3 नए लोग आ गए। संजय मयूख की यहां जगह नहीं बनी है। शायद गृह राज्य बिहार में उनके लिए कोई जगह बनाई जाए, लेकिन दिल्ली में अमित शाह की टीम से आने वाले संजय मयूख के लिए नितिन नवीन की टीम में जगह नहीं बनी। और चौथा नाम सब जानते हैं, कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कही जाती है उससे भी जोड़कर देखते हैं। अमित मालवीय, भाजपा आईटी सेल का जाना पहचाना चेहरा, अब उनकी जगह छत्तीसगढ़ से दीपक महास्के को लाया गया है। वो छत्तीसगढ़ जहां नितिन नवीन बतौर प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, उस छत्तीसगढ़ से दीपक महास्के को लाया गया है। और अमित मालवीय जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों के लिए कोई अनजाना नाम नहीं था, पूरे देश में लोग जानते थे, वो अमित मालवीय मोदी शाह की भक्ति के बावजूद निकाल दिए जाए, टीम से बाहर कर दिए जाए, ये आसानी से लोगों के गले पचता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि राधा मोहन दास अग्रवाल हो या अरुण सिंह हो, या उसके बाद आप देखें तो संजय मयूख हो या अमित मालवीय हो, इन चारों को एक साथ निकाल दिया गया। और टीम अमित शाह को जब कमजोर करने की चर्चा चल ही रही थी, उस चर्चाओं के बीच दो और नामों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि आखिर उन दो नामों का क्या कसूर था। एक नाम बिहार में विधान पार्षद रहे, पत्रकार से नेता बने देवेश कुमार का है। देवेश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ी, वो भी अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एडजस्ट करने के लिए विधान परिषद की सीट पर जिनकी कुर्बानी ली गई वो देवेश कुमार है। वही मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट को देखें, जहां की बीजेपी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार
नरोत्तम मिश्रा को बेटिकट कर दिया गया। अमित शाह के बेहद करीबी, मध्य प्रदेश में उनके खेमे की कमान संभालने वाले माने जाने वाले, वो बेटिकट कर दिए गए। तभी से ये संकेत मिलने लगे थे कि नितिन नवीन को जब दिल्ली लाया गया तो इस मंशा से लाया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पावर गेम चल रहा है, उस पावर गेम में जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने पर मजबूर हुई, उसी वक्त संघ और भाजपा के बीच एक समझौता हो गया। समझौते की चर्चा गाहे बगाहे पत्रकार करते रहते हैं कि एक अलिखित समझौते जैसा है, जिसमें संघ ने भारतीय जनता पार्टी से यह वादा ले लिया, खासकर नरेंद्र मोदी से कथित तौर पर यह वादा ले लिया कि अब सत्ता और भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी के हाथ में नहीं रहेगी, संघ की हिस्सेदारी उसमें बढ़ेगी और गुजरात लॉबी की अपनी टीम को नरेंद्र मोदी को कमजोर करना होगा। लेकिन टीम कमजोर होने की बातें जब सामने आने लगी, इसी बीच में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की भी चर्चा होने लगी। और बात जब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की होने लगी तो बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद अचानक एक चर्चा ने जोर पकड़ा। खूब चर्चा हुई कि मोदी कैबिनेट का आने वाले वक्त में विस्तार होगा और उस विस्तार के दरमियान उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी हो सकती है, यानी कैबिनेट के किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। अब ये उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति वाली बात क्या टीम अमित शाह पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा मौजूद सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी में 75 पार के लोगों का जो मार्गदर्शक मंडल की बात कही जाती है, वहां नरेंद्र मोदी जाएंगे और नरेंद्र मोदी की जगह नए नेता लाए जाएंगे प्रधानमंत्री बनाकर। इन चर्चाओं के बीच टीम अमित शाह का पर यदि कतरने की बात सामने आ रही है तो किस रूप में इसे देखा जाए? एक रोचक प्रसंग है, आज का ही है। आज तकरीबन 4 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम घोषित हुई है और उसके 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले भी हो सकता है, बीजेपी के इकोसिस्टम को बेहद करीब से जानने समझने वाले, प्रमोद महाजन के जमाने से जानने समझने वाले और नागपुर के बेहद करीब माने जाने वाले एक पत्रकार है समीर चौगांवकर। समीर चौगांवकर जी ने एक ट्वीट किया, यह बीजेपी की टीम के आने के पहले की बात है, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है जरा आप भी देखिए। वर्तमान और भविष्य, और फोटो किसकी लगी हुई है? नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी की फोटो जब लगा करके ये कहा जाए वर्तमान और भविष्य, और उसके बाद जो बीजेपी की टीम सामने आए, उस टीम से अमित शाह के लोगों को एक एक कर दरकिनार कर दिया जाए, तो इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ है? आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन जो असल खबर है वह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। 3 खबर, 4 लोगों को निपटाए जाने, अमित शाह की टीम के एक 4 महत्वपूर्ण लोगों को नितिन नवीन की टीम में जगह नहीं मिलने, उससे भी ज्यादा बड़ी खबरें 3 है और एक एक कर मैं आपके सामने उन तीनों खबरों को रखता हूं। पहली खबर है राम माधव की भारतीय जनता पार्टी में बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वापसी। बीजेपी में राम माधव को वापस लाया गया है, यह अपने आप में एक अनोखी घटना है। भारतीय जनता पार्टी से संजय जोशी किनारे हो गए, कभी वापसी नहीं हो पाई। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, उसका नतीजा यह हुआ कि गोविंदाचार्य जैसे संगठक किनारे कर दिए गए। उनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ढंग से नहीं हो पाई। अब जब संजय जोशी की वापसी नहीं हुई, गोविंदाचार्य की वापसी नहीं हुई, वहां संघ से भाजपा में भेजे गए और फिर वापस संघ में भेज दिए गए। और 2014-15 के दौर में जिसने भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के शुरुआती वर्षों को देखा है, उन्हें पता है कि राम माधव कितने ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन उनकी ताकत को कम करने के लिए अमित शाह के कैंप को लोग जिम्मेदार मानते हैं। अमित शाह और राम माधव के संबंधों को बहुत मधुर नहीं माना जाता और राम माधव किनारे हो गए, वापस संघ में भेज दिए गए, अब फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए हैं बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो राम माधव की वापसी कहीं ना कहीं अमित शाह के पर कतरे जाने के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, राम माधव की वापसी के अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि बीजेपी के अंदर अमित शाह के 2 लेफ्टिनेंट हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब है, एक महाराष्ट्र में और एक राजस्थान में। महाराष्ट्र वाले का नाम है विनोद तावड़े, जो बिहार के प्रभारी है, और जो दूसरा नाम है वो है सुनील बंसल, वो भी महासचिव है। सुनील बंसल और विनोद तावड़े को अगर राष्ट्रीय संगठन से छोड़ा जाता तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता
कि दोनों अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, दोनों अमित शाह के करीबी हैं, लेकिन उन दोनों को बरकरार रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, अमित शाह का कोई व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। पहले भी एकनाथ शिंदे को अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता था, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की गाहे बगाहे चर्चा भी होती थी कि उनके सामने शर्त रखी गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर ले और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाए। वो नहीं हो पाया। विनोद तावड़े की भी चर्चा होती थी। सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ में एकदम नहीं बनती उत्तर प्रदेश में, यह बीजेपी से लेकर संघ का एक साधारण कार्यकर्ता भी इस बात को जानता है। और जब योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती और अमित शाह के वो बेहद करीबी माने जाते हैं, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय टीम में रखा जाना और उनके गृह राज्य में मुख्यमंत्री बनने की जो बातें होती है, जैसे एक जमाने में भाजपा के राष्ट्रीय टीम में रहे नरेंद्र मोदी को सीधे दिल्ली से उठाकर गुजरात में मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया गया था 25 साल पहले, उसी तरह से सुनील बंसल के बारे में राजस्थान में जो चर्चा होती है, अब उस पर विराम लग गया कि नितिन नवीन की टीम में इन दोनों को जगह देकर, तावड़े और सुनील बंसल को जगह देकर यह तय कर दिया गया कि ये संगठन की राजनीति में सांकेतिक तौर पर ही सही बने रहेंगे, सत्ता की राजनीति में नहीं भेजे जाएंगे। ये साफ साफ संकेत दे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो एक और खबर आ रही है, वो खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। वो खबर है पीयूष गोयल से रिलेटेड। पीयूष गोयल मोदी सरकार में मंत्री हैं, पहले भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। बीजेपी का खजांची उन्हें बना दिया गया है राजेश अग्रवाल की जगह। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाने का साफ मतलब यह निकलता है कि कैबिनेट का जो संभावित विस्तार या फेरबदल है, उसमें पीयूष गोयल को कैबिनेट के अंदर अपनी जगह खाली करनी पड़ सकती है। यानी अमित शाह के एक और व्यक्ति को सीधे सीधे कैबिनेट से बाहर जाने का एक अघोषित सा संकेत दे दिया गया। पीयूष गोयल कैबिनेट में नहीं रहेंगे। और जहां तक कोषाध्यक्ष की बात होती है, तो कोषाध्यक्ष सांगठनिक तौर पर बहुत ताकतवर पद नहीं होता। पार्टी में जब चुनाव है, संगठन चलाने के लिए कहां कितने फंड भेजे जाने हैं और कहां से कितने फंड आते हैं, बस लेखा जोखा रखने तक एक अकाउंटेंट जैसी भूमिका पार्टी के अंदर होती है, वो पीयूष गोयल की बना दी गई है। जबकि कुछ दिनों पहले तक लोग चर्चा कर रहे थे कि वित्त मंत्रालय को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निर्मला सीतारमण की जगह पीयूष गोयल को बनाया जा सकता है वित्त मंत्री। लेकिन उन्हें वित्त मंत्रालय देने की बात कहां चल रही थी, और आज पीयूष गोयल सीधे सीधे पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट से रुखसती का एक अघोषित सा फरमान उनके सामने रख दिया गया, जिसका पूरा खेल, पूरी स्क्रिप्ट आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगी। तो एक साथ अमित शाह के कई लोगों को किनारे किया जा रहा है अगर नितिन नवीन की टीम में, तो इसका सियासी मकसद क्या है? और इस सियासी मकसद के दायरे में यदि भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर की कहानी को अगर देखने समझने की कोशिश करें, तो क्या ये वही परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी के बीच न टायर्ड न रिटायर्ड जैसी बातें सामने आती थी? उस दौर में तो कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी की टीम में ब्रजेश मिश्रा बिठाए गए थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ब्रजेश मिश्रा आडवाणी को किनारे किए जाने की, आडवाणी को महत्वहीन किए जाने की प्रक्रिया में अकेले ही काफी थे। तो क्या नितिन नवीन को भी कुछ लोग ब्रजेश मिश्रा के तौर पर जो देख रहे हैं कि टीम अमित शाह को किनारे करना और अघोषित रूप से अमित शाह को संदेश दिया जाना कि भारतीय जनता पार्टी अभी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी के बाद का जो उत्तराधिकार है वो चाणक्य को चंद्रगुप्त बनाने की किसी भी विधा का समर्थन नहीं करता, क्या इसकी एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम? अब कमोबेश इसके संकेत मिलने लगे हैं, और ये संकेत उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अगर मिलने लगे हैं तो कई सारी स्थितियां इसके साथ साथ स्पष्ट होती है। और जब स्थितियां स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तब सवाल उठता है कि अभी ठीक है, महाराष्ट्र में अमित शाह के लोग मुख्यमंत्री नहीं है, राजस्थान में उनके आदमी मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनके आदमी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कई राज्यों में टीम अमित शाह के लोग मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में जब 2023 में शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी का सिलेक्शन हो रहा था, तब तो कहा जा रहा था कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर बनाया गया। नागपुर से दिल्ली के विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली में अलग अलग जो लॉबिंग चल रही थी, उसके बीच मोहन यादव का नाम सुझाया गया, जबकि सबको पता था
कि मोदी कैबिनेट के अहम सदस्य नरेंद्र सिंह तोमर, अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला तो एक संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को अंततः विधानसभा अध्यक्ष के पद से संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री वो नहीं बनाए गए। कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। नरोत्तम मिश्रा चुनाव में हार गए या हरा दिए गए, दोनों बातें एक ही है। ये परिस्थितियां जब बनती हुई दिखाई दी, उस वक्त अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकतवर होते जा रहे हैं, ये कई लोगों के लिए एक सवाल खड़े कर रहा था। और सवाल खड़े करने की प्रक्रिया में सवाल तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सामने भी आना है, सवाल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने भी आना है, सवाल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के सामने भी आना है कि क्या अब आगे मुख्यमंत्रियों को बदलने की का दौर शुरू होगा और क्या वहां से भी अमित शाह के लोगों को एक एक कर किनारे करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब के लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि संगठन का ट्रेलर जिस तरह से दिखा है उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, और जब नरेंद्र मोदी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संभावित फेरबदल, केंद्रीय कैबिनेट का संभावित फेरबदल या विस्तार और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन, इन तीनों पर नजर रखनी होगी। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा है, जानना जरूरी हो जाता है। 2006 में जब राजनाथ सिंह पहली बार भाजपा के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो संसदीय बोर्ड में थे। राजनाथ सिंह ने उन मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड से निकाल बाहर किया और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया था कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता, संसदीय बोर्ड राज्यों के मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है, लिहाजा वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जिन मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड से राजनाथ सिंह ने हटाया था उनका नाम था नरेंद्र मोदी। लेकिन 2013 में जब राजनाथ सिंह दोबारा भाजपा के अध्यक्ष बने तो संसदीय बोर्ड में एक मुख्यमंत्री की जगह भी राजनाथ सिंह ने फिर से दी। उन मुख्यमंत्री का भी नाम था नरेंद्र मोदी। और तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो व्यक्ति 3 बार से मुख्यमंत्री बन के आ रहा है उसकी जगह तो बनती है। तो क्या 3 बार 5 साल 80 घंटे और तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जगह बन रही है, क्योंकि उन्हें समीर चौगांवकर जैसे पत्रकार वर्तमान और भविष्य यानी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जब देख रहे हैं या उन्हें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र की परिस्थितियां दिल्ली में बन सकती है, तो उस स्थिति में संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन में क्या इनकी जगह बनेगी। कैबिनेट के अंदर मोदी के करीबियों, अमित शाह के करीबियों को अगर हम देखें, धर्मेंद्र प्रधान का विकेट जेएनजी ने गिरा दिया। भूपेंद्र यादव, चाहे अरावली का मुद्दा हो या पर्यावरण से जुड़े दूसरे मुद्दे हो, उन सब में जिस तरह सवालों के घेरे में उनका मंत्रालय और वो खुद आते हुए देखे, उनके सारे पर्सनल स्टाफ को एक झटके में हटाने का आदेश डीओपीटी ने जारी कर दिया। उसी वक्त तय हो चला था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भूपेंद्र यादव, जो बेहद करीबी हैं गृह मंत्री अमित शाह के, उन्हें किनारे करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सारे पर्सनल स्टाफ 4 या 5 एक साथ किनारे कर दिए। तो धर्मेंद्र निपट गए कैबिनेट से, भूपेंद्र करीब करीब निपट गए, पीयूष गोयल को निपटाने की प्रक्रिया का आज औपचारिक ऐलान कर दिया गया। स्मृति ईरानी, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि अमित शाह के साथ उनकी बहुत ज्यादा जमती नहीं है, वो इस टीम में, नितिन नवीन वाली टीम में उनकी वापसी होती हुई दिखाई दी है। तब तो यह सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर टीम नितिन नवीन बना रहे हैं या टीम नागपुर तय कर रहा है या टीम नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सत्ता के नंबर 1 और नंबर 2 के बीच अविश्वास की खाई के और गहरा होते जाने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखते हैं यह अविश्वास की खाई गहराई तक पहुंचती है या इस अविश्वास की खाई को पाटने की दिशा में कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता के शीर्ष से पहल होती है और साफ साफ ये संकेत दे दिया जाता है कि सियासत के अंदर चाणक्य को चंद्रगुप्त बनाने यानी रणनीतिकार को सत्ता सौंप देने की भूमिका कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं रही है।
तो इस भूमिका को आगे भी नई परंपरा के रूप में विकसित होते हुए नहीं देखा जाएगा। आज का संकेत तो यही दिखाई देता है। नितिन नवीन की टीम तय हो गई है और नितिन नवीन की टीम में अमित शाह की टीम कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन टीम किसकी मजबूत हुई है, इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट रिशफल और उसके साथ साथ संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन, इन तीनों पर नजर रखनी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।